इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। अब शाम हो चली थी और कुछ देर में आफताब गरूब होने वाला था। मार्कूस ने अपने साथियों को वापस जहाज पर चलने का हुक्म दिया। सब आदमी एक जगह जमा हो गए। तब मार्कूस ने मुझसे और नारों से मुखातिब होकर कहा, कल से हम इन जर्द पत्थरों की तलाश का आगाज करेंगे। हमें उम्मीद है कि तुम लोग इस काम में हमारी मदद करोगे। हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। नारों के कोई जवाब देने से पहले ही मैंने कहा, यहाँ आसपास के इलाके में तलाश के लिए हम तुम्हें अपने 2 आदमी देंगे जो तुम्हारी रहनुमाई करेंगे। तुम चंद रोज तक आसपास के साहिली इलाके में इन जर्द पत्थरों की तलाश करो और अगर इसके बाद भी तुम्हें कामयाबी हासिल न हो सकी तो फिर हम लोग देखेंगे कि तुम्हारे लिए हम क्या कर सकते हैं। फ्रांसिस ने मेरी तजवीज का मफहूम स्पेनी जुबान में मार्कूस को समझाया। मार्कूस मेरी इस बात से बहुत खुश हुआ और उसने मेरा बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। रुखसत होने से पहले नारों ने मार्कूस से इस बात की इजाज़त हासिल की कि वो बस्ती के सारे लोगों को इनका जहाज दिखाते। मार्कूस ने बड़ी खुशी से इजाज़त दे दी और ये कहा कि वो कल सुबह सारी बस्ती के लोगों का जहाज पर इंतजार करेगा और इन्हें कई ग्रुपों की सूरत में जहाज की सैर कराएगा। दूसरे दिन बस्ती के सारे लोग सुबह ही सुबह साहिल पर पहुंच गए। मैं और नारो इनकी रहनुमाई कर रहे थे। दूर चट्टानों की ओट में ही अजनबियों का जहाज खड़ा हुआ था जिसे बस्ती वाले हैरत और इश्तियाक के आलम में देख रहे थे। मार्कूस, अल्बर्टो और उसके दीगर साथियों ने जहाज से बाहर आकर हम लोगों का खैर मकदम किया और मुझे और नारो को हदायत दी कि हम बस्ती के सारे लोगों को लेकर 3 गिरोहों में तकसीम करते और वह हर गिरोह को बारी बारी जहाज की सैर कराएगा। मार्कूस की हदायत पर अमल करते हुए सारे लोगों को 3 गिरोहों में बांट दिया गया और फिर उसने तीनों गिरोहों को बारी बारी जहाज की सैर करवाई। मैं और नारो हर ग्रुप के साथ मौजूद थे। इसके बाद हम लोग वापस हुए। हमने 2 आदमी अजनबियों के साथ कर दिए और इन्हें बताया कि ये लोग मकामी जुबान से बखूबी वाकिफ हैं और इलाके से भी और रहनुमाई का फरीजा बेहतर तौर पर अंजाम दे सकते हैं। इसके बाद हम सब लोग वापस लौट आए। जब मैं और नारो तनहा हुए तो नारो ने मुझसे कहा कि बस्ती के सारे लोग इस बात पर सख्त हैरान हुए कि ट्याबू ने अपने जिस्म को स्याह रंग में क्यों रंग लिया है और अपना चांद की तरह रोशनी जैसा रंग क्यों छुपा लिया है। तुमने इन्हें क्या जवाब दिया? मैं नारो से पूछा। मैंने कहा कि ट्याबू हमारा रूहानी पेशवा है। नारो ने कहना शुरू किया, इसे शिगान देवता की गुर्बत हासिल है, इसलिए वो जो भी काम करेगा शिगान देवता की मर्जी और ख्वाहिश के मुताबिक करेगा। अगर इसने अपने जिस्म को काले रंग में रंग लिया है तो इसमें जरूर कोई शिगान देवता की मसलहत होगी। तुमने बिल्कुल ठीक जवाब दिया नारो, मैंने उसे कहा, और मैंने उन लोगों से यह भी कह दिया है कि अजनबियों के साथ कोई इस बात का जिक्र न करे कि ट्याबू के जिस्म की असल रंगत क्या है और फिर यह कि तुमने अजनबियों से अपने आप को छुपाने के लिए ही अपनी रंगत तब्दील की है। फिर भला ये बात किस तरह अजनबियों को बतलाई जा सकती है? तुम बहुत दानिशमंद हो। अब मेरी बात गौर से सुनो। मैंने 2 आदमियों को अजनबियों के साथ साहिल पर तलाश के लिए भेजा है, लेकिन मुझे मालूम है कि यह तलाश रायगां जाएगी और इन्हें कुछ हासिल नहीं होगा क्योंकि इस इलाके में सोना मौजूद नहीं है। अगर तुम इस बात से वाकिफ हो कि इस इलाके में सोना मौजूद नहीं है और जैसा कि तुमने मुझे बताया है और तुम ये भी जानती हो कि सोना इस जगह मौजूद है जहाँ कभी हुआ करता था, तो फिर तुमने इन लोगों से ये बात क्यों छुपाई? इन्हें हर बात साफ साफ क्यों न बता दी? इस सवाल के जवाब में मैंने नारो को तफसील के साथ बताया कि मेरे जहन में इस सिलसिले में क्या क्या खदशात मौजूद थे। इन लोगों को अगर सोने की मौजूदगी के सही मकाम का पता चल जाए और फिर वो न जाने आए दिन अपने साथ कैसी कैसी मुसीबतें लेकर आएंगे। इसीलिए मैंने ये सोचा था कि अगर अजनबी खुद से वो जगह तलाश कर लें तो मजबूरी है और ये इनकी खुशकिस्मती और हम लोगों की बदकिस्मती होगी, लेकिन मैं खुद इन्हें असल मकाम की निशानदेही नहीं करूंगा। ट्याबू, इन जर पत्थरों में ऐसा कौन सा जादू है जिसके लिए बाहर की दुनिया वाले इस कदर दीवाने हैं कि इतनी दूर दूर का सफर करके इतने खतरात मोल लेकर इन पत्थरों के पीछे भागते भागते फिरते हैं? नारो ने सवाल किया और वाकई मेरे लिए इसके इस सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल था। प्रोफेसर, मैं उसे क्या बताता कि इन जर्द पत्थरों के पीछे मुहज्जब दुनिया के इंसान किस तरह एक दूसरे का गला घोंटते हैं, एक दूसरे को ज़िबा करते हैं और एक दूसरे का खून बेदर्दी के साथ बहाते हैं। शाम हो गई थी। खाने की तैयारियां पहले ही से कर ली गई थी। सूरज ढलते ढलते सारे अजनबी और कबीले के दोनों आदमी वापस आ गए थे। अजनबियों के चेहरों से मायूसी झलक रही थी। जाहिर है मुझे मालूम था कि इसकी वजह क्या थी। तहम मैंने फ्रांसिस के वसातत से मार्कूस से पूछा कि कहो दोस्त, कुछ काम बना क्या? तुम्हारे मतलूबा पत्थर तुम्हें कहीं से मिले हैं?
نہیں فرانسس نے خود ہی جواب دیا، ہماری آج کی کوشش ناکام ہوئی ہے۔ سارے دن کی دوڑ دھوپ کے بعد ہم زرد رنگ کے پتھروں کا ایک ٹکڑا بھی حاصل نہیں کر سکے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، ممکن ہے کچھ روز کی تلاش کے بعد تمہیں یہ پتھر مل ہی جائیں۔ اس دوران البرٹو نے فرانسس سے اسپینی زبان میں کہا، اس منحوس سبزی سے کہو کہ کن لوگوں کو اس نے ہمارے ساتھ بھیج دیا ہے، یہ تو بالکل ہی گدھے ثابت ہوئے، انہیں تو ذرا بھی علم نہیں کہ سونا کہاں سے ملے گا۔ یہ کمبخت کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی اس بات پر غور ہی نہیں کیا کہ کون سے پتھر کا رنگ کیسا ہے۔ ان کے نزدیک تو پتھر صرف پتھر ہوتا ہے۔ کس قدر احمق اور نادان لوگوں سے سابقہ پڑا ہے۔ میں دل میں البرٹو کے جھلار سے محظوظ ہو رہا تھا۔ پروفیسر، جب وہ اسپینی زبان میں ہم لوگوں کو گالیاں دے رہا تھا تو میں مسکرا کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور یوں ظاہر کر رہا تھا گویا میں اس کی تحسین و آفرین کے کلمات سمجھ رہا ہوں۔ میری مسکراہٹ سے وہ اور بھی جل بھن گیا۔ فرانسس نے نہایت نرم انداز میں مجھے یہ بتایا کہ جو آدمی میں نے ان کے ساتھ بھیجے تھے وہ اس لحاظ سے کچھ زیادہ مفید ثابت نہیں ہو سکے کہ انہیں خود سنہری پتھروں کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ انہوں نے زندگی بھر کبھی پتھروں کے رنگ پر غور نہیں کیا۔ اور اس کے بعد فرانسس نے مجھ سے درخواست کی کہ اگر میرے قبیلے میں کچھ ایسے لوگ موجود ہوں جو زرد پتھروں کے بارے میں کچھ جانتے ہوں اور یہ بتا سکیں کہ یہ پتھر کہاں مل سکیں گے تو ایسے لوگوں کو ان کے ساتھ بھیج دیا جائے۔ مجھے افسوس ہے، میں نے خشک لہجے میں جواب دیا، میرے قبیلے میں ایسے کوئی آدمی موجود نہیں ہے جو یہ بتا سکیں کہ یہ زرد پتھر کہاں دستیاب ہو سکیں گے۔ ہم لوگ تمہارے لیے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتے جتنا کہ ہم اس وقت کر رہے ہیں۔ میں نے جن لوگوں کو تمہارے ساتھ بھیجا تھا وہ اس لحاظ سے بڑے قابل قدر لوگ سمجھے جاتے ہیں کہ اس علاقے کے چپے چپے سے واقف ہیں۔ اگر تم ان لوگوں کے کام سے مطمئن نہیں ہو تو پھر مجبوری ہے تم ہمارے بغیر ہی اپنا کام چلانے کی کوشش کرو۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، فرانسس نے میرے بگڑے ہوئے تیور بھانپتے ہوئے جلدی سے کہا، ہمارا مقصد یہ ہرگز نہیں تھا۔ ہم تو صرف یہ کہنا چاہتے تھے کہ اگر تمہارے پاس ان سے بہتر لوگ موجود ہوں تو وہ ہماری مدد کر سکیں گے، لیکن اگر ان سے بہتر لوگ موجود نہیں ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں، ہم انہی کی مدد سے اپنی تلاش کا کام جاری رکھیں گے۔ میں نے فرانسس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ان لوگوں کی تلاش کا کام کئی دن تک جاری رہا۔ اس دوران کوئی غیر معمولی واقعہ ظہور پذیر نہیں ہوا، سوائے اس کے کہ ہر شام کو یہ لوگ بھوکے پیاسے منہ لٹکائے ہوئے واپس چلے آتے تھے۔ بالآخر مارکوس نے مجھ سے کہا کہ اب وہ اور اس کے ساتھی جہاز میں بیٹھ کر ساحل کے اگلے حصے کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ شاید وہاں قسمت ان کا ساتھ دے تھی، کیونکہ ساحل کے ان علاقوں میں تو تلاش بسیار کے باوجود انہیں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ مارکوس نے مجھ سے درخواست کی کہ میں اپنے کچھ لوگ ان کے ساتھ کر دوں تاکہ وہ رہنمائی کے فرائض سر انجام دے سکیں، لیکن بات یہ تھی پروفیسر کہ میں اپنے لوگوں کو ان اجنبیوں کے ساتھ دور دراز کے علاقوں میں بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ یہ لوگ ہمارے آدمیوں کے ساتھ کس قسم کا سلوک کریں گے۔ مارکوس اپنے ساتھیوں کے ساتھ اب جس طرف جانے کا مقصد یا ارادہ رکھتا تھا وہ ڈچالا قبیلے کی سابقہ رہائش والا علاقہ تھا، اور مجھے یہ بات معلوم تھی کہ وہاں سونا موجود ہے اور تھوڑی سی جدوجہد کے بعد یہ لوگ اسے تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اتنا بہت سا سونا دیکھ کر نہ جانے ان کا کیا حال ہو اور یہ میرے آدمیوں کی جانب نہ جانے کس قسم کا رویہ اختیار کریں۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ کسی اور کو ان کے ساتھ بھیجنے کی بجائے میں تنہا خود ان کے ساتھ جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ یہ لوگ سونا پا لینے کے بعد کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ میں نے مارکوس کو بتایا کہ اس بار اس کے ساتھ کوئی اور نہیں بلکہ میں خود جاؤں گا اور میرے ساتھ کوئی دوسرا شخص نہیں ہوگا۔ مارکوس اور اس کے ساتھی میری یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے۔ ان کے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات تھی کہ قبیلے کا روحانی پیشوا خود ان کی مدد کے لیے ان کے ساتھ جا رہا تھا۔ طے یہ پایا کہ اجنبی ایک دن آرام کریں گے اور اس سے اگلے دن ساحل کے دوسرے علاقے کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ میں جہاز پر ان کے ساتھ ہوں گا۔ چنانچہ اس منصوبے کے مطابق عمل کیا گیا۔ اجنبیوں نے ایک دن آرام میں گزارا اور اس دوران وہ یا تو اپنے جہاز پر ہی رہے تھے یا ان میں سے کچھ، جن میں البرٹو بھی شامل تھا، بستی میں آ کر گھومتے رہے۔ بستی کی ایک ایک عورت کو جیسے اپنی آنکھوں میں تولتا رہا تھا وہ۔ مجھے اس وقت معلوم نہیں تھا کہ اس کے ذہن میں کیا ہے، لیکن جیسا کہ بات کے حالات سے ظاہر ہوا اس کا ایک خاص مقصد تھا جس کے تحت وہ تمام عورتوں کو نظروں ہی نظروں میں پرکھ رہا تھا اور آئندہ کے لیے منصوبے بنا رہا تھا۔ ہم لوگ ان کی سرگرمیوں پر خاص طور سے نظر رکھے ہوئے تھے اور میں نے بستی کے کئی آدمی اس کام پر خاص طور پر مامور کر دیے تھے کہ وہ برابر کی نگرانی کرتے رہیں، لیکن وہ ایک نہایت چالاک اور مکار آدمی تھا۔ اس نے اس دوران ہم میں سے کسی کو شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ وہ عورتوں کو صرف گھورتا رہا تھا اور اس سے آگے جانے کی اس نے ذرہ برابر بھی کوشش نہیں کی۔ دوسرے دن ہم لوگ جہاز میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے۔ جہاز کا رخ اب اس طرف تھا جو ڈچالا قبیلے کی قدیمی رہائش گاہ تھی اور جہاں منوں بلکہ ٹنوں سونا ساحل پر بکھرا پڑا تھا۔ مجھے وہ گڑھا بھی اچھی طرح یاد تھا جس میں نے سونے کے ٹکڑوں بلکہ سینکڑوں ٹکڑوں کو ڈال کر اس میں بھر دیا تھا۔ جہاز اس جگہ سے کچھ دیر پہلے ہی لنگر انداز ہو گیا جہاں سونا موجود تھا
अजनबियों का रवैया मेरे साथ दोस्ताना था। वो आपस में बड़े इत्मीनान से मेरे बारे में गुफ्तगू करते। इन्हें यकीन था कि मैं इनकी जुबान का एक लफ्ज भी नहीं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने इन्हें तासुर ही यही दिया था, जबकि हकीकत ये थी कि मैं इनकी जुबान से निकला हुआ हर लफ्ज बाखूबी समझ रहा था। जहाज के लंगर अंदाज होने के बाद सब लोग साहिल पर उतर आए। मैं भी दूसरों के साथ घुटनों घुटनों पानी में चलता हुआ साहिल तक आ गया। यहाँ के सारे मनाजर मेरे जाने पहचाने थे प्रोफेसर। जब मैंने शंतुला कबीले वालों को इनकी रहायशगाह से निकाला था तो हम लोग इन्हीं रास्तों से गुजर कर गए थे, लेकिन जाहिर है कि मैंने इनमें से कोई बात अजनबियों को नहीं बताई और ना ही बताने का इरादा रखता था। सब लोग साहिल पर उतरकर इधर उधर मुंतशिर हो गए और मुख्तलिफ जगह पर पड़े हुए पत्थरों को उठा उठा कर देखने लगे। मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता था कि इस जगह सोना मौजूद होगा या नहीं, क्योंकि जहां सोना मैंने देखा था वो जगह कुछ आगे थी और अजनबी मुहिमजों के कदम अभी तक वहां तक नहीं पहुंचे थे। ताहम अब इस मुहिम में मेरी दिलचस्पी बढ़ गई थी। मैं खुद भी ये जानना चाहता था कि साहिल के इस हिस्से में सोना मौजूद है या नहीं, इसलिए मैं इन लोगों के साथ खुद भी तलाश में शरीक हो गया। पत्थरों से सर मारते हुए शाम हो गई, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। मार्कूस, अल्बर्टो और उसके बाकी साथी सख्त दिल गिरफ्ता नजर आ रहे थे। ऐसा मालूम होता है कि किस्मत हम पर मेहरबान नहीं है। मार्कूस ने कहा, तुम अभी से नाउमीदी की बातें क्यों करने लगे? अल्बर्टो ने कहा, अभी तो हमारे सामने साहिल का बहुत बड़ा इलाका पड़ा है। हम इस इलाके को छाने बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे और कम अज कम मुझे इस बात का यकीन है कि हम लोग सोना तलाश करने में जरूर कामयाब हो जाएंगे। तुम ये बात इतने वसूख के साथ किस तरह कह सकते हो? मार्कूस ने सवाल किया। इसलिए कि मुझे ये बात अच्छी तरह मालूम है कि लार्गो का दादा एक नहायत मंजा हुआ जहाज रां और जुग्राफिया दां था और उससे गलती होने का बहुत कम इम्कान है। लेकिन हमसे तो गलती होने का इम्कान है ना? मार्कूस ने कहा, हो सकता है कि हम गलत जगह पर आ ही गए हों, हो सकता है कि हमसे नक्शे को समझने में गलती हो गई हो। मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई बात नहीं है। अल्बर्टो ने कहा, हमने नक्शे को समझने में गलती नहीं की। खुद फ्रांसिस को भी इस बात का यकीन है कि हम लोग सही मकाम पर पहुंचे और तुम जानते हो कि फ्रांसिस ने कितना अरसा अफ्रीका के साहिली इलाकों की सैर में गुजारा है। शायद तुम ठीक कहते हो, मार्कूस ने पुज़मुर्दा आवाज में कहा, लेकिन मुझे तो ये सारी मुहिम अब बिल्कुल बेकार सी मालूम होती है। इतने दिनों की तलाश और जुस्तजू का अब तक कोई नतीजा नहीं निकला। मैं इन लोगों के करीब ही खड़ा हुआ था प्रोफेसर, और इनकी बातें बड़े गौर से सुन रहा था, लेकिन वो दोनों जाहिर है इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि मैं इनकी गुफ्तगू समझ भी सकता हूँ, इसलिए वो मेरी तरफ से लापरवाह थे। इन काले वैश्यों को तो किसी बात का कोई इल्म नहीं है। अल्बर्टो ने मेरी तरफ देखते हुए मार्कूस से कहा, अब इस शख्स को देखो जो अपने कबीले का रूहानी पेशवा होने का दावा करता है। इस नाम नेहाद पेशवा को यह भी इल्म नहीं कि साहिल के कौन से इलाके में सोना मौजूद है। तुम इन जंगलियों की बात क्या करते हो? मार्कूस ने जवाब दिया, इन्हें तो अपने तन बदन का होश नहीं। इन बदनसीबों को अगर किसी बात की अहमियत मालूम होती तो भला ये इस तरह नंगे घूमते। अब इस रूहानी पेशवा को देख लो कि ढटाई से सब लोगों के सामने किस शान से खड़ा हुआ है और इसे जरा भी शर्म नहीं आती, और ऊपर से कहता है कि इनकी औरतों को हाथ मत लगाओ। अल्बर्टो ने नफरत से होंठ सुकेड़ते हुए कहा, यह भी कहते हैं कि नस्ल हमारी खराब हो जाएगी। तुम देखना हमें जरा सोने का सुराग मिल जाए, इसके बाद हम इन्हें बताएंगे कि इनकी औरतों के साथ हम क्या सलूक करेंगे। तुम क्या करने का इरादा रखते हो? मार्कूस ने एकदम चौंक कर पूछा। कोई खास बात नहीं है, अल्बर्टो ने हंसते हुए जवाब दिया। मैंने चंद औरतों को नजरों ही नजरों में ताड़ लिया है। हम इन्हें किसी तरकीब से अपने साथ ले जाएंगे और कनीजें बनाकर रखेंगे। सरजमीन अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाली नादर और नायाब कनीजें, मेहरबानी करके ऐसी कोई हमाकत मत करना। मार्कूस ने कहा, अगर इन लोगों को तुम्हारे इस बेहुदा इरादे की हवा भी लग गई तो तुम्हारी तिक्का बोटी कर डालेंगे। हम ये काम ऐसी सफाई से करेंगे कि इन्हें इसका इल्म भी नहीं हो सकेगा। अल्बर्टो ने ढटाई से कहा, अगर हमें सोना मिल गया तो पहले हम अपने जहाज को सोने से भर लेंगे, इसके बाद इस शख्स को छोड़ने के लिए इन लोगों की बस्ती के साहिल की तरफ आएंगे और लोगों का शुक्रिया अदा करने के बहाने इनकी बस्ती में चले जाएंगे। जाहिर है कि हमारे और इनके दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात हैं, इसलिए किसी शक व शुबे की फिजा मौजूद नहीं होगी। हमारे पास जहाज में बेहोशी पैदा करने वाली दवा वाफिर मिकदार में मौजूद है। हमें शराब के चंद पीपे खत्म करने पड़ेंगे। हम शराब में बेहोशी की दवा मिलाकर इन लोगों के दरमियान एक एक जाम तकसीम कर देंगे। इतना काफी होगा। आधे घंटे के अंदर अंदर ये सब लोग बेहोश हो जाएंगे। इसके बाद हम बड़े इत्मीनान के साथ अपनी पसंद की औरतों को उठाकर जहाज में डाल देंगे और फिर लंगर उठा देंगे। मेरा मंसूबा बड़ा लाजवाब है ना? मार्कूस ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चंद लम्हों तक दूर खला में तकता रहा, फिर बोला, मुझे तुम्हारे इस बेहुदा प्रोग्राम से कोई दिलचस्पी नहीं। तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो कि मैं तुम्हारी तरह औरतों का रसिया नहीं हूँ। मेरी एक बीवी है और मुझे फख्र है कि मैंने आज तक उससे बेवफाई नहीं की। तुम औरतों के बारे में सोच रहे हो और मैं सोने और सिर्फ सोने के बारे में सोच रहा हूँ। अगर सोना ना मिला तो फिर सब कुछ बेकार है। सब कुछ बेकार। कुछ बेकार नहीं है मार्कूस, अल्बर्टो ने जवाब दिया।
सोना मिलेगा और जरूर मिलेगा। मेरा दिल गवाही देता है कि हम यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे। काश ऐसा ही हो। मार्कोस ने एक लंबी सांस खींचकर कहा, रात के खाने के लिए हमारे पास काफी सामान मौजूद था। गोश्त के अलावा फल भी बड़ी मिकदार में मौजूद थे प्रोफेसर। खाना सब लोगों ने जहाज के अंदर ही खाया और उसके बाद सब के सब लेट कर सो गए। दिन भर के थके हुए थे, इससे जल्द ही नींद आ गई। मैं अलबत्ता जाग रहा था और दिल ही दिल में अल्बर्टो के मंसूबे का जायजा ले रहा था। ये बात तो यकीनी थी कि अब ये लोग सोने से ज्यादा दूर नहीं थे और एक आध दिन में ही सोना इनकी दस्तरस में आने वाला था। अल्बर्टो वाकई कुमदा मंसूबा साज था। इसने हमारे कबीले की औरतें उड़ा ले जाने की एक नहायत उम्दा तरकीब सोची थी, लेकिन मैं दिल ही दिल में इसकी नादानी पर हंस रहा था। इस बेचारों को क्या मालूम था कि इसकी तरकीब अमली जामा पहनने से पहले ही मेरे इल्म में आ चुकी है और मैं इसके दिल की बात से वाकिफ हो चुका हूँ। मैंने सोच लिया था कि अल्बर्टो को इसकी मनमानी कार्रवाई करने की इजाजत दूंगा और ऐन वक्त पर इसे ऐसी सजा दूंगा जिसे वो जिंदगी भर फरामोश न कर सकेगा। मैंने खतरे की बूझ सूंघ ली थी प्रोफेसर, और अब अपने लोगों को इस खतरे से बचाना मेरा काम था। हाँ, मैं अपने ही लोग कहूंगा क्योंकि वो अब वाकई मेरे अपने लोग थे। मैं इनमें ही से एक बन गया था। इन लोगों ने मुझे अपना रूहानी पेशवा तस्लीम किया था और इस तरह नारों समेत इन तमाम लोगों की हिफाजत की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आयद होती थी और मैं इस जिम्मेदारी से ओहदा बरआ होने की सलाहियत रखता था। इन लोगों ने मुझ पर एतमाद का इजहार किया था और मैं इनके एतमाद पर पूरा उतरना चाहता था। मैं जानता था कि वो सीधे साधे भोले भाले लोग हैं और इन धोखा देना बहुत आसान है और मुहज्जब दुनिया से आए हुए अल्बर्टो और उसके साथ ही बेहद चालाक और मक्कार लोग हैं। इन लोगों की चालाकियों और मकारियों को सद्देबाब मैं ही कर सकता था और मैंने अपने जहन में एक मंसूबा तरतीब से लिया था जिसके मुताबिक मुझे अमल करना था। दूसरे दिन अलल सुबह हाथ मुंह धोने के बाद कुछ थोड़ा बहुत खाना खाया गया और जहाज को थोड़ा सा आगे ले जाया गया। अब हम ठीक उस जगह पर थे जहां सोने के ज़खायर यकीनी तौर पर मौजूद थे। अब दुनिया की कोई ताकत सोने को इन लोगों की दस्तरस में आने से नहीं रोक सकती थी। तलाश का काम शुरू कर दिया गया। मैं और फ्रांसिस एक साथ थे, बाकी लोग दूर दूर तक मुंतशिर हो गए थे। अल्बर्टो और मार्कोस हमसे कुछ फासले पर साथ साथ थे। अचानक मेरी नजर एक जर्द रंग के बड़े से पत्थर पर पड़ी जिस पर अगरचे बहुत ज्यादा खुश्क काई और मिट्टी जमी हुई थी, लेकिन फिर भी नीचे से उसका खास सुनहरी रंग झांक रहा था। मैंने उस पत्थर को उठाया और एक मुट्ठी भर मिट्टी लेकर और इस पत्थर को रगड़कर साफ कर दिया। मिट्टी की रगड़ लगते ही ऊपर का मैल साफ हो गया और अंदर से जर्द रंग का चमकता हुआ सोना नमूदार होने लगा। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि गोया इन लोगों के लिए सोने की दरियाफ्त का सेहरा भी कुदरत ने मेरे ही सर बांधा था। मैं इस पत्थर को गौर से देख रहा था प्रोफेसर कि इस असना में मार्कोस और अल्बर्टो मेरे नजदीक आ गए। मेरे हाथ में जर्द रंग का पत्थर देखकर वो चौंक पड़े थे। मैंने वो पत्थर बगैर कुछ कहे सुने उनकी तरफ बढ़ा दिया, इस तरह कि इसका चमकता हुआ हिस्सा इनके सामने था। इन दोनों की बैक वक्त चीखें निकल पड़ी और मार्कोस ने वो पत्थर मेरे हाथ से छीन लिया। अल्बर्टो और मार्कोस की चीख सुनकर फ्रांसिस भी इनकी तरफ मुतवज्जा हुआ और तीनों मिलकर इस पत्थर का जायजा लेने लगे जो दरअसल सोने का एक बड़ा डला था। मिल गया, बिल आखिर हमें सोना मिल गया, अल्बर्टो ने नाचते हुए कहा। इसके इस बेताबाना रक्स में मार्कोस और फ्रांसिस भी शामिल हो गए। इन लोगों की धमाचुकड़ी सुनकर और देखकर आसपास के लोग भी दौड़ते हुए आ गए। इन सब के सामने सोने का वो डला मौजूद था जो मैंने दरियाफ्त किया था। मार्कोस ने दोस्ताना अंदाज में मेरा शाना थपथपाया और फ्रांसिस के वसासत से सवाल किया कि मुझे ये पत्थर किस जगह से मिला है। मैंने उस जगह की निशानदही सही तौर पर कर दी जहां से मैंने वो पत्थर उठाया था। अब इन लोगों ने इस जगह से और पत्थर उठाए और इन्हें रगड़ रगड़ कर साफ करना शुरू कर दिया। वो सारे का सारा सोना था। इन लोगों की आंखें फरतेहर से फटी की फटी रह गई थी। उन्होंने दोनों हाथों से पत्थर बटोरना शुरू कर दिए। कई आदमियों को दौड़ा दिया गया कि वो जहाज पर से जाकर खाली बोरियां उठा लाएं। पत्थर साफ कर करके देखा जाने लगा कि कौन सा पत्थर सोना था और कौन सा खाली पत्थर, लेकिन तकरीबन तमाम के तमाम पत्थर सोना ही था। इन्होंने सोने के ढेर लगाना शुरू कर दिए। मार्कोस, अल्बर्टो और उसके साथ तमाम साथियों की खुशी का कोई ठिकाना न था। वो इन बेजान पत्थरों को उठा उठा कर आंखों से लगाते, इन्हें चूमते, अपने रुखसारों से मस्त करते। इनका बस नहीं चल रहा था कि वो इन पत्थरों को खा जाएं। बड़ी देर तक यही तमाशा होता रहा। इस असना में सोने के पत्थरों के कई बड़े बड़े ढेर जमा हो गए थे। मेरे अंदाजे के मुताबिक कई मन सोना इकट्ठा किया जा चुका था। थोड़ी देर में वो लोग वापस आ गए जो बोरियां जहाज पर लेने गए थे। इनके हाथों में खाली बोरियां थीं। सोना खाली बोरियों में भरा जाने लगा और फिर बोरियां जहाज पर पहुंचाने का काम शुरू कर दिया गया।